सभी लोग जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया है। और इफ़ी गोवा का आज पहला दिन था। कल की ओपनिंग सेरेमनी के बाद गोवा की एक खूबसूरत शाम ढल चुकी है और सूरज ढलने के बाद बाहर तो सितारे चमक ही रहे हैं आसमान में, हमारे मंच पर भी सितारे विराजमान हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोज बाजपेयी जी और कन्नू बहल जी और हमारी दोनों फिल्म की कास्ट शहाना जी और अर्चिता जी का, कि आप लोगों ने आज इस मंच का जो मेन मकसद है उसके लिए आपने समय निकाला। जैसा कि आपने बताया, सुन पा रहे हैं? तो हिंदी आती होगी। तो सबसे पहले तो ये कि इस फिल्म के बारे में शुरुआत से मैं ये बोलूँ कि मैं और कन्नू बहल कुछ सालों से ये फिल्म जब आई थी मेरे पास, उसके पहले हम लोग एक दो बार बात कर चुके थे, जहाँ पे मैंने इनको कहा भी था कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो ज़रूर बताना, क्योंकि कन्नू बहल एक बड़े एक्साइटिंग फिल्म मेकर हमारे दौर के, खास करके मेरे आगे की पीढ़ी के, और इनके आसपास के जितने भी जो फिल्म मेकर काम कर रहे थे उनको भी मैं लगातार फ़ोन करके ये बोलता रहता था कि आप लोगों के पास कुछ है तो मुझे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में लगा कि जो मैं चाहता हूँ वो शायद अपने आप नहीं आएगा, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है शायद वो ये समझे कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर ये लोग ऑफर करेंगे तो उसको, उस हिचकिचाहट को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी था कि इन तक मुझे पहुँचना और इनसे आग्रह करना कि अगर इनके पास कुछ है मेरे लिए तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार। तो इसी कड़ी में कन्नू से भी बात हुई थी हम लोगों की, और जहाँ एक बार कन्नू का फोन आया कि मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। स्क्रिप्ट जब भेजी तभी मैं तय किया था कि मैं करूँगा, और वहाँ से फिर प्रोड्यूसर ढूंढना एक अलग तरीके की यात्रा होती है। और वहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम लोग इफ़ी में इस फिल्म को शोकेस कर रहे हैं, यहाँ तक का जो सफ़र रहा है, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना, फिर फिल्म को बनाना, ये सब अलग अलग एक फेजेस होते हैं और अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आपके सामने होते हैं और अलग अलग तरीके के एफर्ट आपसे मांगते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद फिर फिल्म को आगे लेकर के जाना और यहाँ तक लेकर के आना, तो कभी भी कोशिश जो है हर अलग अलग होती है, लेकिन इसमें जो है मेहनत उतनी ही लगती है, दिमाग उतना ही लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म को बनाने में, ये फिल्म कोविड के समय में शुरू हुई और वो भी मुंबई शहर में और ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था इन्होंने और ईशानी ने कि ज़्यादातर लोकेशन रिपीट नहीं हो रहे, नए नए लोकेशन पे हर बार जो है हर सीन के लिए जाना पड़ रहा था। तो प्रोडक्शन का चैलेंज एक अलग तरीके का था। कोविड जिसने एक बिल्कुल ही ह्यूमंगस चैलेंज पूरी दुनिया पे उसने डाला था, और फिल्म मेकर के लिए और फिल्म प्रोडक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है और भी डिफिकल्ट हो चुका था। हमने जो है कोविड देखा, हमने डेल्टा वेव आया, उस दौरान में हम सब लोग इन्फेक्टेड हुए थे उसमें, और फिर वापस से आकर के फिर वापस शूटिंग शुरू की थी। वहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग पार करते हुए अब हम यहाँ पहुँचे हैं जब हम 13 दिसंबर को फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। सर ने जैसा बताया कि ये फिल्म एक जर्नलिस्ट के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी कैसे उसके हाथ से छूटती जा रही है उसके बारे में, कैसे उसके प्रोफेशन में उसके अपने जो एम्बिशन है, उसकी जो अपनी ग्रीड है, कैसे उसका जो प्रोफेशन जिसको वो दिलो जान से चाहता है, जिसके कारण उसकी अपनी जिंदगी जा रही है, वो कैसे वो प्रोफेशन में उससे जो है दूर होता जा रहा है। ये एक बहुत ही कमाल की यूनिक वेरी रियल कहानी स्क्रिप्ट जो है ईशानी और कन्नू ने लिखा। एंड कन्नू का एक पूरा तरीका होता है वर्कशॉप के थ्रू सारे एक्टर को लेके जाने का, और वो वर्कशॉप काफ़ी टीडियस होता है, काफ़ी मेहनत वाला होता है, न सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि आंतरिक तौर पे आपको मानसिक तौर पे भी बहुत आपको जो है तकलीफ देने वाला होता है, लेकिन वहाँ से ये आपको लेकर के कैरेक्टर में लेके चलते हैं। So all in all, this film has been very, very helpful in growing as an actor, in making few friends, including Kanu, who is very difficult difficult human being.
मतलब यहाँ पे मजबूरी है, मुझे इनके साथ बैठना पड़ रहा है, लेकिन बड़े डिफिकल्ट डायरेक्टर हैं और बड़े डिफिकल्ट ह्यूमन बीइंग भी हैं। मुझे सबसे अच्छी बात है कि दो बड़ी अच्छी महिला मित्र मुझे मिली, शाहना गोस्वामी और अर्चिता। बोथ ऑफ देम आर सो ब्रिलियंट इन द फिल्म, बट इन द एंड ऑल आई वुड से थैंक यू कनु फॉर टेकिंग अस ऑन दिस जर्नी। उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो अगर मुझे पता होता कि मैं क्यों, तो मैं होता ही नहीं। तो वहां मैं जाता नहीं हूँ। इनको मैं डिफिकल्ट लगता हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम लेट्स जस्ट कॉल इट डिफिकल्ट लव। सो नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये फिल्म मैंने और ईशानी ने करीब 2016 में लिखनी शुरू करी थी, और हमारा इनिशियल जो इन था फिल्म में, वो हम अपने आसपास होते हुए कुछ चीजें उस समय देख रहे थे जो काफी चिंतित करती थी हमें। हम बैठ के जब बातें करते थे, लिखाई से ज्यादा गप्पें ज्यादा होती है, तो गप्पों से ही हर सेशन शुरू होता है। सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड अ लॉट, हम लोग आसपास क्या देख रहे हैं। और मेन चीज जो हमें बॉदर कर रही थी वो ये थी कि अब हम, ऐसा लगता है एक ऐसी दुनिया में है जहां पर कहाँ क्या हो रहा है वो पूरी तरह पता कर पाना ही मुश्किल है। दुनिया बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूस होती जा रही है, बहुत फॉगी होती जा रही है। तो आप किसी क्राइम के बारे में बात करें, कुछ करें, इवेंचुअली अब पता करना ही बहुत मुश्किल हो गया कि किसने क्या किया है। एंड आई थिंक ये एक ऑफशूट है। जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं जो वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जो वेल्थ गैप है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि उसके चलते ये एक अजीब सा एक माहौल हम देख रहे थे, फील कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो कुछ हमने इस बारे में बात करनी शुरू करी और रिसर्च करना शुरू कर रहे थे जर्नलिस्टिक वर्ल्ड के अराउंड, जहां हमने जाके काफी सारे जर्नलिस्ट, पुलिस वालों से, कुछ शार्प शूटर से, अंडरवर्ल्ड के लोगों से बातचीत करी। और दूसरी चीज उसी समय जो हो रही थी, जब हमने इस दुनिया में और अंदर जाने की कोशिश की, वो हम ये सोचने लगे कि ज्यादातर जो जर्नलिस्ट के बारे में फिल्में होती हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट को एज जर्नलिस्ट ही देखती हैं, सिर्फ उनके काम के कोरिलेशन में देखती हैं। ज्यादातर ऐसी फिल्में जर्नलिस्ट को एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं देखती हैं, उनकी पूरी 3D रियलिटी एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोग कुछ ये चाह रहे थे कि हम इन दो चीजों को साथ में लेके आए और एक ऐसी फिल्म हो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में जो एक जर्नलिस्ट की फ्रेलिटीज को भी एड्रेस करे, उसको पूरा एक हार्ड मास के इंसान की तरह देखे। और वो जब इस दुनिया के साथ जूझता है जहां कुछ भी कह पाना, समझ पाना, बोल पाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। तो जुड़ना इस फिल्म से हुआ थ्रू कन्वेल। जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी स्क्रिप्ट है, मैं चाहती थी उनके साथ हमेशा से काम करना। फिर एक पॉइंट पे ये भी लगा कि चलो रोल थोड़ा छोटा है, तो मुझे हमेशा एक छोटे रोल से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक वो होती है, एक ग्रीड होती है कि मुझे लंबे टाइम के लिए आपके साथ काम करना है। तो पहली फिल्म में एकदम छोटे टाइम के लिए नहीं काम करना चाहती। तो तब भी उन्होंने मुझे बोला चलो एक बार सोच के देख लो। और फिर मेरा कुछ इंस्टिंक्ट आया कि भाई मैं नाम क्यों बोल रही हूँ, मुझे कनु के साथ काम करने को मिल रहा है, मुझे मनोज वाजपेयी के साथ काम करने को मिल रहा है, मैं नाम किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। और वही मेरा अनुभव रहा, क्योंकि कनु के साथ जैसा कि हम वो बोल रहे थे कि एक वर्कशॉप का प्रोसेस होता है जो ना कि सिर्फ इस फिल्म के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन आपको अपने एज एन एक्टर हम लोग अपनी अंदरूनी जिंदगी के साथ जीते हैं, उसको उभार के लाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपको उस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ करा दे तो वो आपको आगे जाके भी हेल्प करता है लाइफ में, आपकी एक्टिंग में, कहीं और किसी और कैरेक्टर में। तो आई फील लाइक उस वर्कशॉप के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ अपने बारे में समझा एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो आगे जाकर भी मुझे काम में आया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी मनोज जी के साथ तो कहानी ऐसी है कि हमने एक फिल्म पहले की है गली गुलिया, जिसमें 2 पैरेलल कहानियाँ थी। अब जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं कहानी बिगाड़ूंगी नहीं, लेकिन गली गुलिया में 2 पैरेलल ट्रैक थे जिसमें ऐसा था कि था एक कनेक्शन इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच, लेकिन ये कभी साथ में एक फ्रेम में नहीं थे। तो मनोज के साथ थी मैं एक फिल्म में जहाँ पे नाम दोनों हमारा है लेकिन कभी साथ में एक फ्रेम में नहीं है, कभी कुछ नहीं किया। तो दिस वाज माय अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड जिस तरह से ये कैरेक्टर ग्राफ जो था, बहुत कम सीन है, लेकिन जो उस कैरेक्टर का ग्राफ है, जो उस कैरेक्टर की जर्नी है विज़-अ-विज़ जॉय एंड हिज जर्नी,
वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए एक्सपीरियंस की क्वालिटी का मायने होता है, उसकी क्वांटिटी का नहीं। तो इसका जो क्वालिटेटिव फीलिंग था मेरे लिए, वो बहुत ही स्पेशल, बहुत डीप, बहुत एनरिचिंग था। सो या मेरे मतलब आई वुड वांट अ लॉट मोर। ये मेरे लिए टीजर था इन दोनों के साथ काम करने का, और आगे जाके होपफुली देयर विल बी अ लॉट मोर। माय नेम इज अर्चिता। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी ये पहली पिक्चर है, और वो भी कन्नू सर के साथ, मनोज सर के साथ, शाहाना। We didn't get to share the screen, but so nice to meet you always, like the heart of whenever I met you, you know. So basically मुझे कुछ नहीं पता था सर, लाइक कि स्क्रिप्ट क्या है, क्या रोल है, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ ऑडिशन दी थी। और मैं जब कन्नू सर से पहली बार मिली, उन्होंने बस इतना पूछा था मुझसे कि तुम अपने बारे में बताओ कुछ। और मैंने 10 मिनट का स्पीच दिया अपने बारे में। एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड इज लाइक, अब अपने बारे में कुछ बता। तो मैं तभी समझ गई थी कि छोड़ दो सब कुछ जो तुमने सोचा है। मुझे लगता था मैं पता नहीं कौन सी बड़ी एक्टर हूँ, कुछ नहीं आता था। तो सर मेरे लिए बहुत ही अलग ही प्रोसेस था, सब अनलर्न करके कुछ सीखना। एंड अबाउट कैरेक्टर, आई हैव पिगीबैक्ड ऑन कन्नू सर's experience. It's good, Kannu sir. It's anything, it's Kannu sir. That's all I can say. कन्नू भाई, आप ही को रिक्वेस्ट। काफी सारे एंगल से लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाइक द डिफरेंट शॉट्स। तो हर शॉट के लिए कन्नू एटलीस्ट 20 से 25 मिनिमम 20 से 25 टेक लेते हैं। बट ये सुन के हमेशा ऐसे घबराहट सी होती है कि क्या करें। ऑफ कोर्स मनोज का एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल ही अलग है, लेकिन फॉर मी, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के लिए आई थी शूट पे, बहुत आई हैव टू से दैट इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मुझे हमेशा लगा था कि उस तरह की रेपिटेशन में कुछ झुलस जाएंगे हम, लेकिन कन्नू जिस तरह से उस पे ट्वीक करता रहता है सीन इन टर्म्स ऑफ हिज डायरेक्शन, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग निकल के आता है। उड़ जाए तो दोबारा होता है, उसमें एक्टर का कोई योगदान नहीं होता है फ्लैप उड़ने में। बट पैसे बहुत मिलते हैं यार। नहीं, आप यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ लो बजट पिक्चर हैज टू वर्क। एनीवे, सो द इकोनॉमिक्स बात सो नहीं, ये अगर आप आई मीन जी हाँ, लिखते हम खुद हैं, डायरेक्ट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, बट मेरा इस चीज में बहुत ठोस विश्वास है कि देखिए, फिल्में बनाने का सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट शूट को क्यों माना जाता है, क्योंकि शूट पे आपको सबसे ज्यादा कम टाइम मिलता है, और वो टाइम का हर सेकेंड आप यूटिलाइज करते हैं, और वो यूटिलाइज करने के लिए आपको एक एक्टिव एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हर पार्ट उससे पहले जो प्रोसेस का आता है वो एक्टिव से पैसिव हो जाता है। आप लिख देते हैं, फिर कोई चीज लिख के सेट इन स्टोन हो जाती है, फिर आप प्री प्रोडक्शन एक बार करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न शूट पे ये होता है कि मेरे एक्टर्स को ऐसा ना लगे कि ये वो पहले कर चुके। हम डिस्पैच से आप क्या लेके जा रहे हैं? डिस्पैच से मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं, अभी मुझे पता है मैं क्या लेके जा रहा हूँ। अभी तो जर्नी चल ही रही है नाउ, बिकॉज जर्नी खत्म होती है जब फाइनली फिल्म अपनी ऑडियंसेस से मिलती है। तो ज्यादा मेरे लिए एज अ डायरेक्टर आई थिंक ये अभी चलते चलते पता चलेगा, नाउ दैट द फिल्म विल कम आउट, कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे ऑडियंसेस जुड़ती हैं इसके साथ या नहीं जुड़ती हैं, उससे मुझे ज्यादा पता चलेगा अबाउट व्हाट वी हैव डन। मनोज जी, डिस्पैच लिखने वाले लोग हमारे समक्ष बैठे हैं, तो मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि आप कृपया प्रश्न पूछें टीम से। I personally feel that in cinema, performances are one of the elements of cinema. And as Kannu has put it very rightly, till the time you are thinking that you are collaborating, till the time you are thinking that you are one of the elements of the film, very important elements of the film, till the time you are passionate enough to contribute from your side, and in the process you are trying to grow, not only as an actor but also as a human being. But I personally feel that if the human being is not growing, the actor is not growing. So each and every day when you are looking at the scene, you are looking at it from as a human being.
then the actor gets help. If you're looking at it as an actor's point of view, then there is a problem. And this is where I found his direction and his approach very unique, because this is where Kanu becomes very different from other directors. Where this is the film, Kanu's film is being showcased here at IFFI, but also one of the audience members is Shekhar Kapoor, who's been my first director, who is somebody who taught me how to face the camera. So these are the things, the little things, these are the small things that one lives for. That is my joy more than anything else. मनोज सर फिल्म नहीं देखा आपने, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा था कि इनकी 20 टेक के बाद ये शुरू होते हैं, तो जब 20 टेक के बाद शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे बहुत ही मैं जिसे कहूँ कि ये फिल्म जितना अंदर में एक्सप्लोर करती है जर्नलिस्ट के, उसके बाहर का साइड भी जो है उतना ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इधर उधर पाँव पड़े और मेरा घुटना जो है जो इंजर्ड हुआ है, अभी तक हीलिंग चल रही है उसकी। इनके करियर डिस्पैच हो रहा है, ये बोल रही है। इसमें डिस्पैच हो रहा है जो पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, परफॉर्मेंसेस के और सारे तरीकों के, वो सब डिस्पैच हो रहा है, अनलर्न हो रहा है और कुछ नया सीखा जा रहा है, कुछ नई चीज़ अंदर डाली जा रही है। उसमें कनु बहल ने हमारी बड़ी मदद की, कुछ नई चीज़, कुछ अपने एक्टर के बारे में कुछ नई चीज़ें जान, जिसको हम नहीं जान पाते। हम अपने आदमी को नहीं जान पाते तो एक्टर को कैसे जानेंगे। हम हर डायरेक्टर के ज़रिए, खास करके कनु जैसे डायरेक्टर के ज़रिए आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आंतरिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अपने एक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या संभावनाएं हैं और क्या हम और क्या लिमिटेशन है जिसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में और एक्टर भी, हम जब नई पॉसिबिलिटी की तलाश करता है, नए लिमिटेशन को तोड़ता है, तो उसके साथ एक कुछ और भी लिमिटेशन बनते चले जाते हैं, कुछ और चीज़ें जो है और भी चीज़ें जो है जड़ होती चली जाती है। It's a process where you are always involved in improving yourself, going beyond your own limitation, finding new possibility about your human being and about your actor. तो this ये सारी चीज़ें जो है जब आप करते हो तो स्क्रिप्ट भी आपको उस तरह की मिलती है, डायरेक्टर भी इस तरह के आपको मिल जाते हैं। बड़ा माइन्यूट होता है। देखिए थिएटर जब कर रहे थे, थिएटर एक्टर का मीडियम और थिएटर में आपके सामने जो है जितने लोग बैठे होते हैं, हमारी जितना चाहे अक्विस्टिक चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लास्ट रो तक भी सुनाई दे। एक चीज़ वो बड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जहाँ तक एक एक्टर की अपनी परफॉर्मेंस की बात है, वो उतना ही ईमानदार होता है जितना कि वो कैमरे के सामने होता है। ये है कि दर्शक वहाँ पे सामने होता है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है, यहाँ पे दर्शक जो है इनविजिबल होता है। तो हमको दर्शक तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कैमरा हमको दर्शक तक लेके जा रहा होता है, उस जिम्मेदारी कैमरे की होती है। सो वी जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट एंड स्टे ट्रू द ट्रू मोमेंट। हम उतनी ईमानदारी से अपने चरित्र को उस समय में, उस अवस्था में अगर हम करते हैं, बाकी काम कैमरे का होता है कि वो हमको कैसे लेके जाएगा। शेखर कपूर जी जो अंदर बैठ के फिल्म देखी, उनसे मैंने पहले शॉट के समय जाके पूछा था, सर इस यहाँ पे मैं कहाँ देखूँ कैमरे के सामने? तो उन्होंने कहा तुम थिएटर तुम लोग करते हो ना? मैंने कहा जी। तो आपको क्या करना है? आप अपना सीन कीजिए, कैमरा अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। That was the biggest learning for me when I was entering into cinema, that I have to do my job as an actor, camera has to do its job. मुझे कैमरे को लेकर के ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, टिल नाउ मैंने कभी कनु से नहीं पूछा, कनु इसका मैग्निफिकेशन क्या है, ये कैमरा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कभी नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू प्ले द कैरेक्टर एंड कनु का काम है डायरेक्ट करना और कैमरे का काम है हमको उस मोमेंट को कैप्चर करना। हम सिर्फ यही करते हैं, बाकी कोई और चीज़ अलग से सुरेश जी कभी नहीं किया है। हाँ, एक दिमाग में ये रहता है ज़रूर कि मैं अगर एक कनु जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और एक डायरेक्टर समझिए कि मिलाप जवेरी है, बिल्कुल अलग दुनिया से,
तो आपको पता है कि वो मैं जो परफॉर्मेंस करता हूँ वो उसको नकार दे रहा है, सर ये कुछ ज़्यादा ही अलीगढ़ हो गया सर, नहीं सर ये वो नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि एक गैलरी प्ले करना क्या है और एक कंप्लीटली स्टेइंग ट्रू, स्टेइंग रियल वो परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको काम करते करते आपको पता चल ही जाता है। बिकॉज वो जो बोल रहे थे उसमें मेरे को एक छोटी सी बात ये ऐड करनी है कि ना सिर्फ ही वाज सेइंग अभी वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं अवेयरनेस नहीं है कि क्या लेंस है, मैं पूछता नहीं हूँ, बट ही सो एक्सपीरियंस दैट ही डज नो कि लेंस क्या है, फ्रेम क्या है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट आल्सो व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज हिज कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टुवर्ड्स द फिनिश्ड परफॉर्मेंस। 45 दिन हमने साथ में काम किया, एक बार भी इन्होंने वापस आके मुझे नहीं बोला कि दिखाना जरा मैंने क्या किया। देन इट्स जस्ट दैट I think he is so sure and feels safe with himself and his own performance that वो करने के बाद उनको ये जरूरत नहीं महसूस होती कि मुझे दिखा दो मैंने क्या किया। So that's another thing that I just wanted to mention. Last question, please. नमस्कार सर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एक डेफिनेशन है कि इम्प्रेशन का मतलब है कि कुछ भी बोल दिया आपने, या मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक दूसरे के ऊपर जो है हावी होने के लिए हम कुछ और जोड़ देते हैं ताकि मैं जो है मेरा डायलॉग सबसे पावरफुल होके निकले, या फिर हम इंडिपेंडेंट सिनेमा में हम कुछ बोल देते हैं रियल दिखाने के चक्कर में। ऐसा होता नहीं है। I personally feel that if you are not prepared and if you don't know your character but don't know the film backward, you can't improvise. Because जैसे ही आप improvise करते हो, it is going to clash with the vision of the director and the requirement of the scene. So you have to be very careful, even with one word that you utter in a shot. It should not go off the character. It should not go off the rhythm of the film. So impression is a big responsibility also, very big responsibility. Am I right? Absolutely. Just to add to that, जो improvisation आप बोले वो emotional improvisation भी तो improvisation होती है। आपका जो अटेम्प्ट होता है 20 टेक, 30 टेक, 40 टेक, पिक्चर है तो 120 टेक। अगर इतनी सारी टेक्स हो रही है, आप हर टेक में अपने फीलिंग को, what am I feeling as joy, what am I feeling as Prerna, as Shweta, the characters, you are constantly trying to find the truest feeling in that moment. So that is also improvisation. You are improvising for yourself and you are creating this character. सर एक थोड़ा सा